दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो हमारे ब्रेकअप ऑफ सिलेबस के अनुसार जो पाँचवा वीक और पाँचवा लेसन है, उसके अंदर हम रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड ही मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर आपको कुछ उदाहरण भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से अनुपात और समानुपात के सवालों को हल किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि अनुपात किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रेशो कहते हैं। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का मतलब है कि जो भी हम राशि इसके अंदर लेंगे वो या तो लंबाई में हो, या उसके अंदर समय की हो, या उसके अंदर भाग की हो, यानी कि दोनों राशियाँ एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के परस्पर संबंधों को राशियों का अनुपात कहते हैं। अनुपात एक राशि का दूसरी राशि में कितनी बड़ी या छोटी होना भी दर्शाता है। अनुपात को दो ऊपर नीचे वाले बिंदु चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे माना ए किताब में 500 पृष्ठ हैं तथा बी किताब में 200 पृष्ठ हैं। दोनों किताबों में पृष्ठों के संबंध की तुलना करने पर हम यह कह सकते हैं कि A अनुपात B बराबर 500 अनुपात 200 या A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 2। तो यहाँ पर दो किताबों की चर्चा की जा रही है और उनके अंदर पृष्ठों की संख्या के बारे में है। तो दोनों में अगर अनुपात निकालेंगे तो एक किताब हमारी 500 की है और दूसरी 200 की है, तो उनका अनुपात जो है 5 अनुपात 2 हो जाएगा। भिन्नों की भांति अनुपात की राशियों को एक ही संख्या से गुणा करने अथवा भाग देने पर अनुपात के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु अनुपात की अलग अलग राशियों में किसी एक संख्या को जोड़ने तथा घटाने पर अनुपात का मान बदल जाता है। ये हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है इस अनुपात के अंदर, कि अगर हम दोनों राशियों में किसी भी संख्या का एक ही संख्या का गुणा कर रहे हैं तो उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाग देने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक संख्या हम उसमें जोड़ देंगे तो उनके अनुपातों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे आगे उदाहरण में देखते हैं कि माना हमारे पास A अनुपात B बराबर 12 अनुपात 16 है। तो इसको एक सरल अनुपात में बदलने के लिए इसको हम अगर 4 से काटते तो 4 × 12 और 4 × 16 आता है। यह मान दोनों राशियों में 4 का भाग देने पर प्राप्त हुआ, यानी कि 12 में 4 का भाग दिया, 16 में 4 का भाग दिया, तो 3 अनुपात 4 हो गया। और अब इसको हम और ज़्यादा नहीं काट सकते, तो ये हमारा एक सरल अनुपात हो गया 3 अनुपात 4। इसी प्रकार A अनुपात B बराबर 12 अनुपात 16। अब इसके अंदर अगर 5, यह मान 12 अनुपात 16 बराबर 60 अनुपात 80, यह मान दोनों राशियों में 5 का गुणा देने पर प्राप्त हुआ है। और इसकी अनुपात के अंदर वही वैल्यू रहेगी जो हमारी 12 अनुपात 16 थी, या 3 अनुपात 4 रहे। अगर 60 अनुपात 80 के अंदर 20 का भाग देंगे तो वापस से ये 3 अनुपात 4 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा उदाहरण है कि A अनुपात B 12 अनुपात 16 दोनों संख्याओं में 2 के जोड़ने पर। अब ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर अनुपातों में कोई संख्या जोड़ दिया जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ में हम 12 में 2 को जोड़ेंगे और 16 में भी 2 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 12 ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 18। उस कंडीशन में ये अनुपात बदल के हमारा 7 अनुपात 2 हो जाएगा, जो कि पहले हमारा 3 अनुपात 4 था। दोनों राशियों का अनुपात 2 के जोड़ने पर 3 अनुपात 4 से बदलकर 7 अनुपात 9 हो जाता है। A अनुपात B बराबर 12 अनुपात 16। अब हम जो है दो संख्या को घटाने पर देखते हैं कि उसकी अनुपातों में क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ 12 - 2 और 16 - 2, तो यहाँ पर ये 12 में से 2 गया 10 आया और 16 में से 2 गया 14 आया। और इसको जब हम सरल करेंगे तो ये 5 अनुपात 7 आएगा। दोनों राशियों का अनुपात 2 के घटाने पर 3 अनुपात 4 से बदलकर 5 अनुपात 7 हो गया है। अतः किसी भी राशियों के अनुपात में किसी एक संख्या का गुणा व भाग देने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु किसी एक संख्या को जोड़ने या घटाने पर अनुपात का मान बदल जाता है। ये हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। अनुपात में A प्रथम पद और B हमारा अनुपात में A प्रथम पद, या जिसको हम पूर्व पद भी कह सकते हैं। इसी प्रकार B हमारा द्वितीय पद या उत्तर पद कहलाता है। नोट: अनुपात में यदि पूर्व पद व उत्तर पद को परस्पर और नहीं काटा जा सकता, अर्थात दोनों संख्याएं अभाज्य हो तो इस प्रकार हो तो वह अनुपात सरल रूप में कहा जाता है।
या सरल अनुपात कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि a अनुपात b बराबर 12:16। जब इसको हमने 4 से काटा तो 3 और 4 आ गया। अब 3 और 4 को और ज़्यादा नहीं काटा जा सकता, उस कंडीशन में 3:4 हमारा एक सरल अनुपात कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 5:7 भी सरल अनुपात कहलाएगा। इसके बाद हम उदाहरण लेते हैं कि 260, उदाहरण नंबर 1, 260 किलोग्राम मिश्र धातु में टिन और लेड का भार ज्ञात कीजिए। यदि मिश्र धातु में टिन और लेड 70:30 के अनुपात में है, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि मिश्र धातु का कुल भार है हमारे पास 280 किलोग्राम। मिश्र धातु में टिन और लेड का अनुपात 70:3 है, तो अनुपातों का योग हो जाएगा हमारे पास 70 + 30 = 100। इसलिए टिन का भार बराबर हो जाएगा टिन का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा में मिश्र धातु की मात्रा। तो यहाँ टिन का अनुपात जो है वो हमारा 70 है और अनुपातों का योग हमारा 100 है, तो 70/100 और मिश्र धातु की मात्रा का गुणा हम यहाँ पे कर रहे हैं 280। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा 196 आ जाएगा। इसके बाद हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास टोटल मिश्र धातु का भार 280 है, उसमें से 196 अगर घटाएंगे तो हमारा दूसरी धातु की वैल्यू हमारी 84 किलो हो जाएगी। और दूसरा हमारा तरीका कि लेड का भार निकालने का जो तरीका है वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि लेड का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा मिश्र धातु। यहाँ पे लेड का अनुपात 30 है, अनुपातों का योग 100 है और मिश्र धातु की मात्रा का हमारे पास 280। तो जब इसको काटेंगे तो हमारे पास ये 84 आ जाएगी। अतः टिन का भार जो है वो 70:30 में 70 की मात्रा होने 70 की जो मात्रा है वो 196 किलोग्राम के बराबर होगी और लेड की जो मात्रा हमारे पास अनुपात में 30 थी वो यहाँ पर 84 किलोग्राम के बराबर होगी। इसके बाद दूसरा उदाहरण है हमारा, एक दूध वाला 100 लीटर दूध रोज बेचता है। वह अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में कुछ पानी मिलाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो तो दूध की मात्रा और मिलाए गए जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जो दूध की मात्रा है वो 100 लीटर है और दूध और पानी का जो अनुपात वो 7:3 है। तो यहाँ अनुपातों का योग हो जाएगा 7 + 3 = 10। दूध की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दूध का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा दूध की कुल मात्रा। तो दूध का अनुपात है 7, अनुपातों का योग है 10, 7/10 × 100। इसको जब काटेंगे तो 70 लीटर हमारा दूध होगा। और पानी की जो मात्रा है वो हम 100 में से 70 घटा के भी निकाल सकते हैं और इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जहाँ पर पानी की मात्रा बराबर पानी का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा दूध की कुल मात्रा 3/10 × 100 काटेंगे तो ये 30 किलोग्राम आएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो गया हमारा दूध की मात्रा बराबर 70 लीटर और पानी की मात्रा 30 लीटर होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट होता है वो समानुपात होता है, क्योंकि हमारे पास अनुपात भी दो तरह के होते हैं। जब दो अनुपात एक दूसरे से समान हो या एक अनुपात में परिवर्तन करने पर दूसरे अनुपात में भी समान परिवर्तन होता है तथा संबंध वही बने रहते हैं, तो इस संबंध को समान अनुपात कहते हैं। इसे चार बिंदुओं के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समानुपात हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल अनुपात, जिसको कि हम अनुक्रमानुपाती या अंग्रेजी में इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा विलोम अनुपाती, जिसको कि व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो पहला जो हमारा सरल अनुपात या अनुक्रमानुपात या जिसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ये क्या होता है कि जब दो राशियों में एक के मान में कमी करने पर दूसरे के मान में भी उतनी ही कमी हो तथा एक राशि के मान को बढ़ाने पर दूसरी राशि के मान में भी उतने ही बढ़ोतरी होती है, तो ऐसे अनुपात को सरल अनुपात या अनुक्रमानुपात कहते हैं। जैसे एक रुमाल की कीमत 15 रुपए है तो 20 रुमाल की कीमत 300 रुपए होगी। एक रुमाल की कीमत 15 रुपए है तो 20 रुमालों की कीमत हमारी 300 रुपए होगी। यहाँ रुमालों की संख्या बढ़ने पर कुल मूल्य में भी समान परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर रुमाल लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे 1 और 20, 15 और 30। यहाँ पर 3 का निशान नीचे होने का मतलब है कि 1 की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो रुमाल की संख्या हमारी बढ़ रही है, तो मूल्य भी हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी कि तीर हमारे एक तरफ ही होंगे, एक साइड में होंगे, तो उस कंडीशन में वो सरल अनुपात का उदाहरण होगा।
सूत्र के रूप में अगर हम देखें तो इसको हम a अनुपात b बराबर x अनुपात y लिख सकते हैं। यहाँ a प्रथम पद, b द्वितीय पद, x तृतीय पद और y हमारा चतुर्थ पद कहलाता है। a तथा y भाई पद, यहाँ पे a अनुपात b बराबर x अनुपात y के अंदर a और y हमारे भाई पद होंगे और b और x हमारे मध्य पद होंगे। तो यहाँ पे a तथा y बाह्य पद और b व x मध्य पद कहलाते हैं। या इसको हम a बटे b बराबर x बटे y लिख सकते हैं, जिसको कि हम ब्रज गुणन करने पर a डॉट y यानी कि a का y से गुणा और b का x से गुणा करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मुख्य बात याद करने वाली क्या है, याद रखने वाली बात क्या है कि सरल अनुपात या अनुक्रमानुपात होने की स्थिति में बाह्य पदों का गुणनफल सदैव मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि a का अगर y से गुणा कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू आएगी वो हमारे b इंटू एक्स की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, तभी वो हमारा सरल अनुपात या अनुक्रमानुपात कहलाएगा। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण 12 अनुपात 9 समानुपात 24 अनुपात x, तो x की वैल्यू ज्ञात करें। और दूसरा सवाल है हमारा 36 बटे x अनुपात 12 बटे x, 36 बटे 6 अनुपात 12 बटे x, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे पहले सवाल को सोल्व करेंगे। 12 अनुपात 9 समानुपात 24 अनुपात x, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 12 बटे 9 और 24 बटे x बराबर में, बीच में बराबर का चिन्ह आ जाएगा और इसको ब्रज गुणन करने पर 12 का x से गुणा हो जाएगा, 9 का 24 से गुणा हो जाएगा। ये हमारा ब्रज गुणन कहलाता है। तो 12 गुणा x बराबर 24 इंटू 9, x की वैल्यू निकालने के लिए जो x के साथ संख्या है गुणा में, वो हमारी इन दोनों संख्याओं के नीचे चली जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जब इस तरह के कोई समीकरण आते हैं उस कंडीशन में पक्षांतर करते समय जो संख्या किसी संख्या के साथ गुणा हो रही है और इस x का मान निकालना है, तो यहाँ पे गुणा वाली संख्या इन दोनों संख्या के नीचे जाकर के भाग में चली जाएगी। तो यहाँ 24 गुणा 9 बटे 12 आएगा। 12 से 24 को हम 2 बार काट सकते हैं, तो ये 9 दूना 18 उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा सवाल है 36 बटे 6 बराबर 12 बटे x, तो यहाँ पे भी हम ब्रज गुणन करेंगे तो 36 का x से गुणा हो जाएगा और 6 का 12 से गुणा हो जाएगा। उस कंडीशन में x का मान निकालने के लिए इस 36 को 12 गुणा 6 के नीचे लेके चले जाएंगे। तो यहाँ 12 से 36 को 3 से आराम से काट सकते हैं और फिर 3 को 6 से 2 बार काट सकते हैं। तो या फिर 12 6 72 और ये 36 है, तो 36 को 72 आराम से 2 बार से काट सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। यहाँ तीर का एक दिशा में होना यह दर्शा रहा है कि रुमाल की संख्या बढ़ने पर रुमाल का मूल्य भी बढ़ रहा है। इसके बाद हमारा एक अगला उदाहरण जो है, एक तेल निकालने वाली मशीन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 30 ड्रम निकाल लेती है, तो 72 दिन में 180 ड्रम तेल निकालने के लिए मशीन को कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम अवस्था में मशीन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 30 ड्रम तेल निकालती है। द्वितीय अवस्था में 72 दिन में 180 ड्रम तेल निकाला जाता है। अतः यहाँ पर तेल के ड्रम प्रथम स्थिति में 30, द्वितीय स्थिति में 180, दिन हमारी जो है प्रथम स्थिति में 24 है, द्वितीय स्थिति में 72 है और घंटे हमारे प्रथम स्थिति में 10 है और द्वितीय स्थिति में हमको x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पर दोनों तीरों की दिशा एक तरफ होने का ये संकेत यह है कि यदि तेल के ड्रमों की संख्या बढ़ानी है तो मशीन का प्रतिदिन कार्य करने का समय भी बढ़ाना पड़ेगा। उस कंडीशन में हमारे पास तेल के ड्रम 30 और 80 रहेंगे, 180 रहेंगे, लेकिन दिन और घंटे को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास घंटे आ जाएंगे। तो प्रथम स्थिति में ये 24 इंटू 10 बराबर 240 घंटे हो जाएंगे और यहाँ पर द्वितीय स्थिति में 72 गुणा x बराबर 72x हो जाएंगे। उस कंडीशन में हमारी जो अनुपात की स्थिति बनेगी वो बनेगी 30 बटे 180 बराबर 240 बटे 72x, जो कि एक अनुक्रमानुपाती नियम के अनुसार होगी। तो यहाँ पर 30 को हम 72x से गुणा करेंगे और 180 को 240 से गुणा करेंगे, जो हमारा ब्रज गुणन कहलाएगा। इसके बाद हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 30 और 72 वैल्यू हमारी नीचे चली जाएगी। इसको काटेंगे हम 8 बार और इसको 5 बार इसको हम जब काटेंगे 240 और 180 को गुणा करके 30 और 72 से हमारे पास x की वैल्यू 20 घंटे के बराबर आ जाएगी। अतः मशीन को 20 घंटे प्रतिदिन कार्य करके हम 30
30 ड्रम से 180 ड्रम की स्थिति में ला सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला एक सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि इसकी सबसे लंबी भुजा 170 मिलीमीटर है तो अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे कि प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है 3:4:5। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी हमारी 170 मिलीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा का अनुपात है वो है 5। माना तीनों भुजाएं ए बी सी हैं तथा सी की लंबाई सबसे अधिक है। तीनों भुजाओं का अनुपात है हमारा 3 + 4 + 5 = 12। और चूंकि हम जानते हैं प्रश्न के अनुसार कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमारा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का अनुपात हमारे पास 5 है, जो कि 170 mm के बराबर है। इसलिए सबसे बड़ी भुजा हमारी सी जो है उसकी लंबाई होगी कि सी का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा भुजा की कुल लंबाई, जो कि हमारे पास यहाँ पर 170 दे रखी है। 5 हमारे पास अनुपात सबसे बड़ा हो गया और यहाँ पे अनुपातों का योग है, और x हमारे को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर 170 का 12 से गुणा हो जाएगा और ये 5 x हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ संख्या हमारे 5 है, उसका हम यहाँ पे जो हमारा 120 और 170 और 12 का जो गुणा आया है 2040, उसमें 5 का भाग देंगे तो x की वैल्यू हमारी 408 mm आ जाएगी। इससे हम अन्य जो दो भुजाएं उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अतः भुजा b की लंबाई क्या होगी कि भुजा b की लंबाई बराबर भुजा b का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा तीनों भुजाओं की कुल लंबाई। तो यहाँ भुजा b का जो अनुपात है वो है 4, भुजाओं का योग है 12, और हमारे पे जो टोटल लेंथ आई है वो तीनों भुजाओं की वो आई है 408। इसलिए हम 4/12 गुणा 408 करेंगे तो उस कंडीशन में इसको काट पीट के हमारी वैल्यू आएगी 136 मिलीमीटर। इसी प्रकार अगर हम भुजा ए की लंबाई निकालना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगा भुजा ए का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा तीनों भुजाओं की कुल लंबाई। तो भुजा ए का अनुपात है हमारा 3 और अनुपातों का योग है 12, इसको 408 से गुणा करेंगे तो ये 102 मिलीमीटर आएगा। अतः यहाँ पर जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं ए बी सी है उनकी लंबाई 102 mm, 136 mm और 170 mm हो जाएगी। और इसके अंदर इन तीनों भुजाओं को अगर योग करेंगे तो हमारे पास 408 वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 6 और 2 8, उसके बाद 7 और 3 10 का 0 और 1 2 3 और 1 हासिल 408, यानी कि उत्तर हमारा सही है। इस तरह से उत्तर की जांच भी की जा सकती है। इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा है, यदि a अनुपात b बराबर 6:7 है और b अनुपात c बराबर हमारा 4:5 है तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है a अनुपात b बराबर 6:7 और b अनुपात c बराबर 4:5। प्रश्न में b दोनों अनुपातों में कॉमन है, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। b अनुपात को समान करने पर a के नीचे ये संख्या, b हमारी 7 और 4 है और c में हमारी यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे इधर में a में कुछ नहीं है। उस कंडीशन में इस स्थिति में b के अनुपात को समान करने पर 6:7 को 4 से गुणा किया जाएगा और 4:5 को हम 7 से गुणा कर देंगे तो हमारी जो b की वैल्यू दोनों में समान हो जाएगी। तो 6:7 को 4 से गुणा करेंगे और 4:5 को 7 से गुणा करेंगे, यानी कि ये वाला जो अनुपात है इसमें तो 7 का गुणा कर देंगे और ये जो 6:7 है इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो दोनों में अनुपातों की वैल्यू हमारी समान हो जाएगी जो b के अंदर कॉमन है। इससे हमारी 6 का 4 से गुणा, 7 का 4 से गुणा, 4 का 7 से गुणा और 5 का 7 से गुणा, तो हमारी वैल्यू हो गई 24 और 28, 28 और 35। तो ये दोनों हमारी कॉमन हो गई b के अंदर 28। तो हमारे पास अब तीनों जो भुजाएं हमारी जो तीनों ए बी सी जो है वो 24:28:35 हो जाएंगी। अतः उत्तर हमारा 24:28:35 होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ b के अनुपात दोनों स्थिति में 28 है और बराबर है। इसी तरह से इस सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा उदाहरण है, एक 150 मिलीमीटर चूड़ीदार व्यास वाले स्पर गियर को 50 मिलीमीटर चूड़ीदार व्यास वाले गियर के साथ जोड़ा गया है। यदि बड़े गियर के दांतों की संख्या 30 है तो छोटे गियर में कितने दांतें होंगे। तो यहाँ पे माना हमने बड़े गियर का व्यास है D1 बराबर 150 mm, बड़े गियर पर दांतों की संख्या है हमारे पास N1 बराबर 30, छोटे गियर का व्यास है हमारा D2 50 और माना छोटे गियर पर दांतों की संख्या है X। तो यहाँ पर
इस तरह के सवालों के अंदर जितना बड़ा गियर होगा का व्यास होगा उतनी ही उसके दांतों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर गियर की डायमीटर जैसे जैसे बढ़ेगा उसके गियर के दांतों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे तीर इसीलिए एक डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे, बड़ा गियर, छोटा गियर, व्यास 150, 50 और दांत 30 और यहाँ पे x। तो यहाँ पर हमारे ये अब हो जाएगा 150/30 बराबर 50/x और यहाँ ब्रज इसको गुणा, दोनों तीरों का एक दिशा में होना यह दर्शाता है कि गियर के व्यास के बढ़ने पर दांतों की संख्या बढ़ेगी तथा व्यास के घटने पर दांतों की संख्या घटेगी तथा प्रश्न में अनुक्रमानुपाती का नियम लगेगा। तो उस कंडीशन में हम 150 को x से गुणा करेंगे और 30 को 50 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी इस तरह से। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 50 × 30 में 150 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 50 को 150 को 3 बार काटेंगे, 3 से 30 को 10 बार काटेंगे तो यहाँ x की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। तो इसी में आप देख सकते हो कि यहाँ बड़े गियर का जो व्यास हमारा 150 था तो हमारे पास दांते 50 थे और 30 होते ही यहाँ पे संख्या हमारी 50 से 10 आ जाती है। तो यहाँ पर छोटे गियर में दांतों की संख्या हमारी 10 होगी। इसके बाद हमारा विलोम अनुपात के बारे में है। विलोम अनुपात या जिसको हम व्युत्क्रमानुपात या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। जब दो राशियों में से एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि कम होती है तथा पहली राशि कम होने पर दूसरी राशि बढ़ती है तो इस अनुपात को हम विलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। कि यदि 20 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं तो उसी काम को 5 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 20 व्यक्तियों की संख्या हमारी 20 और 5 है, दिनों की संख्या हमारी 20 से x हमारे को वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे तीर का जो निशान है वो उल्टा होगा क्योंकि जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो हमारे दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ तीर की दिशा का उल्टा होना यह दर्शाता है कि यदि एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में घटेगा। इसलिए प्रश्न समानुपाती व्युत्क्रमानुपात का है, इसलिए 20 तथा x का अनुपात पलटकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर 20:5 और अगर समानुपात होता तो हम 20:x लिखते, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपात वाले सवाल है इसलिए एक x/20 लिखा जाएगा। उस कंडीशन में 20/5 और x/20, 20 को 20 से गुणा करेंगे, 5 को x से गुणा करेंगे और x की वैल्यू निकालने के लिए 20 × 20 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास ये 80 दिन आ जाएंगे। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि 20 व्यक्ति होने पे हमारा 20 दिन में काम हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे पे व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी तो हमारे को काम जो हमारा काम है वो बढ़ करके 80 दिन में पूरा होगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 5:9 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, माना संख्याएं 3x और 7x हैं। इस तरह के सवालों को इस तरह से x इसकी वैल्यू 7 लेकर चलनी पड़ती है। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर दोनों संख्याओं का अनुपात होगा 3x + 6 अनुपात 7x + 6, क्योंकि दोनों में हमारा 6 जोड़ा गया है प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे 3 + 6 अनुपात 7x + 6 आ जाएगा और बराबर में समानुपात 5:9, तो उसको हम 5/9 लिख सकते हैं। इस कंडीशन में इस ऊपर वाली संख्या को इस नीचे वाली संख्या से ब्रज गुणन करेंगे और इसी तरह 7x + 6 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारी ये समीकरण इस तरह से बनेगा कि 3x + 6 ब्रैकेट के बाहर 9 और 7x + 6 ब्रैकेट के बाहर 5। अब इस 9 को अंदर गुणा करेंगे, इधर 5 को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 27x और ये हो जाएगा 9 × 56, 9 × 54 और ये हो जाएगा 7 × 35x और ये होगा 6 × 30। अब इसके बाद हमारे को x की वैल्यू एक साइड लानी है और अंकगणित वाली संख्या हमारी एक साइड लानी है, जिसको कि हम पक्षांतर कहते हैं। तो हमारी जब 35x इधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, इस तरह से 54 जब इधर जाएगी तो ये प्लस यहाँ थी तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगी। अब 27x में से 35x घटाएंगे तो हमारे पास -8x आएगा और यहाँ 30 में से 54 घटाएंगे तो वो -24 आएगा। अब ये दोनों संख्याएं माइनस होने की वजह से ये प्लस में हो जाएंगी, क्योंकि जब एक संख्या माइनस की और दूसरी संख्या भी माइनस हो और भाग में आ रही तो हमारी माइनस प्लस हो जाती है। अब यहाँ x = 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा।
अतः यहाँ पर संख्या हमारी 3x बराबर 3 इंटू 3 बराबर 9 और 7x बराबर 7 गुणा 3 बराबर 21 होगा। अतः दोनों संख्याएं हमारी 9 और 21 होंगी। तो यहाँ पे मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो समय, काम और मजदूरी संबंधी समस्याओं से रिलेटेड अनुपात वाले कुछ उसके नियम और कुछ उसके सवाल आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो मेरे वीडियो देखें। और आप मेरे अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो आप उसके अंदर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके उसके अंदर ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो समय पे मिलते रहे, जिससे कि आपको ITI का पूरा कोर्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का होगा वो आपको वीडियो पे मिल जाएगा, जिससे आप उसको पढ़ करके अपना ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक। इस समय मैं गवर्नमेंट ITI राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ITI अलवर में पोस्टेड हूँ। नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वरिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और इंजीनियरिंग ड्राइंग, राजस्थान की गवर्नमेंट ITI में मुझे पढ़ाते हुए 26 साल से ऊपर हो गए हैं। 10 साल पहले मेरी किताब भी लिखी जो पब्लिश हुई, और मैं इस समय गवर्नमेंट ITI अलवर में पदस्थापित हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।